नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल सुमित ट्रुथ में। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है कि नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को अपने देश में क्यों ब्लॉक कर दिया? क्यों पूरी तरह से बैन कर दिया गया है? और दोस्तों ये सिर्फ़ एक डिजिटल निरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं राजनीति, कानून, डिजिटल अधिकार और आम लोगों की आवाज़। और हम हर पहलू पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और आज नेपाल की इतनी खराब स्थिति कैसे बन चुकी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहना मेरे साथ में। दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और वहाँ की जनरेशन बहुत ज़्यादा लिमिट में नेट का यूज़ करती है, जैसा कि हमारे भारत देश में भी देखने को मिलता है। तो नेपाल की सरकार ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में रूल्स लाने की कोशिश की थी, कुछ नियम बनाने की कोशिश की थी और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनको ये आदेश जारी किया था कि भई आप अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पर कोई रूल्स बनाइए। विशेष तौर पर नेपाल सरकार ने उनसे एक लियाइसॉन ऑफ़िस खोलने के लिए बोला, जिसमें कि एक प्रतिनिधि या फिर ऑफ़िसर या फिर कॉम्प्लायंस ऑफ़िसर को नियुक्त करने की माँग की और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करने की माँग की। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए नेपाल की सूचना और संचार मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को 1 सप्ताह का समय दिया और 28 अगस्त से इस डेडलाइन को तय किया गया। सरकार का सीधा-सीधा नोटिस ये था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कंपनियाँ इस रूल को लागू नहीं करती हैं, तो उन्हें 28 तारीख के बाद में 1 सप्ताह पूरा होने के बाद सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार के इन दिशा निर्देशों में यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क एक्ट या फिर रूल्स फॉर मैनेजिंग सोशल नेटवर्क जैसे प्रावधान थे। कुल मिलाकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें से ये काफ़ी बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और रेडिट। और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे भी हैं जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, जिन्होंने सरकार के अनुरोधों का पालन किया है, उनको ब्लॉक नहीं किया गया है। नेपाल सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वो सोशल मीडिया पर हो रहे क्राइम को रोक सके और फेक न्यूज़ और हेट स्पीच जैसे भाषणों को रोक सके। सरकार का कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी तरह का ऑनलाइन क्राइम हो, सोशल मीडिया पर कोई भी फेक न्यूज़ वायरल हो या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन विरोध सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर चल सके। फिर नेपाल में सोशल मीडिया ब्लॉक होने के बाद नेपाल के युवाओं में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन और बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। सभी लोग सड़कों पर उतर आए। ये विरोध सिर्फ ब्लॉक हटाओ तक सीमित नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष को लेकर भी था। इस विरोध प्रदर्शन को जैन जेड प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। सरकार के इस निर्देश के बाद में बहुत भारी प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। बड़ी-बड़ी इमारतों के बाहर में तोड़फोड़ की गई, बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए और वहीं सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां, रबड़ गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पानी की तोपों का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की रिपोर्ट के अनुसार माने तो कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है प्रदर्शन करने के दौरान और लाखों सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इन सब घटनाओं को देखने के बाद और विरोध की तीव्रता को देखने के बाद में नेपाल सरकार ने अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को यानी कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनब्लॉक करने की घोषणा की है और साथ ही साथ एक जांच कमेटी भी बिठाई है जिसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घटना ने मीडिया की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर जनता की आवाज के महत्व पर फिर से बहस शुरू कर दी है। नेपाल की इस घटना से कई सारे पहलू निकलते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया जो है वो एक फेक न्यूज़ फैलाने में और गलत इन्फॉर्मेशन देने में सबसे ज़्यादा काम करता है। इसलिए इस कदम को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने ये कदम उठाया है ताकि हमारे देश में कोई भी फेक न्यूज़ या फिर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी के द्वारा या फिर किसी के लिए हेट स्पीच ना फैले। वहीं अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें, तो देखिए हम लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट से ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की बात आती है। आम लोगों का मानना है, आम जनता का मानना है कि हमसे हमारी आज़ादी छीनी गई है। इसलिए इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर वहीं हम युवाओं के दृष्टिकोण से देखें, तो युवाओं में सबसे ज़्यादा जो बढ़ रही है वो है बेरोज़गारी और उन्हें लगता है कि हमसे हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। उनके भविष्य की आशाएँ कमज़ोर होती जा रही हैं और सोशल मीडिया सिर्फ़ उनके लिए सोशल ही नहीं है, बल्कि एक रोज़गार, एक नेटवर्किंग और एक आवाज़ उठाने का ज़रिया है, जिसको पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इन सब घटनाओं को देखने के बाद इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या फिर जनता की स्वतंत्रता पूरी तरह से महत्व नहीं रखती या फिर रखती है? अगर आप इस मुद्दे पर सरकार या सोशल मीडिया कंपनियों इनमें से किसी एक का पक्ष ले रहे हों, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आप ये भी बताना कि सोशल मीडिया कंपनियों और गवर्नमेंट के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग किसी टॉपिक के साथ में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।